वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आज के वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं हिंदी के पेपर के बारे में। हिंदी का पेपर जो कि आपका सोमवार को है और इस पेपर के बारे में हमें वेटेज की बात करें, अगर पेपर स्टाइल की बात करें तो हमें पता ही नहीं होता है कि किस प्रकार के कौन से चैप्टर में से क्या आने वाला है। तो लैंग्वेज है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चंस किस प्रकार के आएंगे और एक पेपर को भी हम इसमें डिटेल में समझेंगे। तो बने रहेगा लास्ट तक मेरे साथ इस वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप देख सकते हैं मेरे पीछे पहला जो विभाग रहेगा, विभाग अ जिसको बोलते हैं, यानी कि सेक्शन ए। इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पहले क्वेश्चंस आएंगे हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो छोटे छोटे आंसर्स रहेंगे जो कि आपको लगभग 9 मार्क में पूछे जाएंगे। दूसरा, इसमें 10th और 11th क्वेश्चन रहेगा, वो एक एक वाक्य में उत्तर देने के लिए आपको 2 क्वेश्चन आएंगे जो आपको देके जाएंगे 2 मार्क। 2-3 वाक्यों में उत्तर दीजिए किन्हीं एक प्रश्न का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 रहेगा जो, इसमें आपको ऑप्शन भी मिलने वाला है। तो दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है और इसके आपको मिलेंगे बच्चों 2 मार्क्स। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें भी आपको फिर से अथवा पूछा गया है, यानी कि पूछा गया है ऑप्शन, यानी कि 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको एक सॉल्व करना है, लेकिन ये लॉन्ग आंसर है जिसको आपको 4 से 5 वाक्यों में सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन के आपको मिलेंगे 3 मार्क। और लास्ट क्वेश्चन सेक्शन ए का जो रहने वाला है वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 14, जिसके अंदर आपको आशय स्पष्ट करना है। तो आशय स्पष्ट करने वाला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी 2 पार्ट रहेंगे, आपको दोनों में से एक सॉल्व करना है, इसके लिए भी आपको मिलेंगे 2 मार्क। तो टोटल अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए आपका मिलाकर हो गया 18 मार्क्स का। तो सेक्शन ए आपको देखे जाएगा 18 मार्क्स। बात करते हैं सेक्शन बी की। तो सेक्शन बी के अंदर आपको फिर से पहला क्वेश्चन रहेगा वही हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपको 15 से लेके 23 तक, यानी कि लगभग 9 क्वेश्चन यहाँ मिलने वाले हैं। 9 मार्क के 1 मार्क एक क्वेश्चन का मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 सेक्शन ए की तरह ही सेम एक एक मार्क का रहेगा और ये आपको देके जाएंगे 2 मार्क। क्वेश्चन नंबर 26 फिर से ऑप्शन रहेगा, जैसे कि हमारा ऊपर था, आप देख सकते हैं सेम ही क्वेश्चन है, इसमें भी आपको 2 से 3 वाक्यों में उत्तर देना है और इस क्वेश्चन के आपको 2 मार्क मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर अगला अगर देखें हम 27, वो फिर से अथवा में है, ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक ही सॉल्व करना है, उत्तर लिखना होगा 4 से 5 वाक्यों में, जैसे कि ऊपर आप देख सकते हैं दोनों ही सेम ही है। इसके आपको मिलेंगे 3 मार्क, लॉन्ग आंसर है इस वजह से। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का है क्वेश्चन नंबर 28 और 28 क्वेश्चन जो है ये भी ऑप्शन आपको मिलेगा इसमें, और एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, आशय स्पष्ट करना है। आशय स्पष्ट करने के लिए दोनों ही क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये सेम क्वेश्चन इसमें भी था और सेम क्वेश्चन इसमें भी। आशय स्पष्ट करना है यानी कि आपको एक्सप्लेन करना है गिवन सेंटेंसेस को। तो ये क्वेश्चन भी आपको मिलेगा 2 मार्क में। तो ओवरऑल सेक्शन बी जो है वो भी आपको देने वाला है 18 मार्क्स। तो सेक्शन ए और बी दोनों 18 मार्क्स के रहने वाले हैं। आगे हम चलते हैं सेक्शन सी में क्या क्या आने वाला है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सेक्शन सी के अंदर जो क्वेश्चंस रहेंगे, टोटल ये सेक्शन रहेगा 18 मार्क्स का आपके लिए। ठीक है, 18 मार्क्स। अब क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं वो देख लीजिए। पहला आपको पूछा जाएगा कहावत का सही अर्थ। तो कहावत आएगी 29th क्वेश्चन में, 1 मार्क के लिए। फिर आपको पूछा जाएगा शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। तो शब्द समूह जो है उसके लिए एक शब्द लिखना है आपको 30th क्वेश्चन में, जो आपको देखा जाएगा फिर से 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है निम्नलिखित संधि को छोड़िए। तो संधि है उसको छोड़ना है, यानी उसको हमें बाइफरकेट करना है, 1 मार्क मिलेगा यहाँ पर आपको। फिर संधि को मिलाना है हमको, यानी कि पिछले क्वेश्चन में संधि विच्छेद करना है, यहाँ पर संधि को मिलाना है, 1 मार्क मिलेगा। 33rd क्वेश्चन जो है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करिए। तो मुहावरे दिए गए होंगे, उसका हमें अर्थ भी लिखना है और उसका वाक्य में भी प्रयोग करना है। इसमें आपको मिलेंगे 2 मार्क। 1 मार्क रहेगा इसमें आपको मुहावरे का अर्थ लिखने का और 1 मार्क रहेगा उसका आपको सेंटेंस में उपयोग करने का। 34th और 35th क्वेश्चन जो है 35th, यानी कि निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। तो यहाँ पर शब्द जो रहेंगे उनका विरोधी शब्द आपको लिखना है, यानी कि अपोजिट्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। 34 और 35 हैं, 2 क्वेश्चन है, तो ये आपको देखे जाएंगे 2 मार्क। अगला प्रश्न जो रहेगा 36 और 37, ये रहेंगे पर्यायवाची शब्द, यानी कि आपको पर्यायवाची यानी कि सिमिलर वर्ड्स बताने हैं, सिनोनिम्स जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं, वो यहाँ पर बताने हैं आपको 2 मार्क में। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 फिर से आपको पूछा जाएगा 2 मार्क के लिए। 2 क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पर शब्दों की भाववाचक संज्ञा बनानी है आपको, भाववाचक संज्ञा इसको कन्वर्ट करना है।
देन 40th और 41st क्वेश्चन जो है ये भी 2 मार्क का रहेगा, विशेषण बनाने। तो ये जो टॉपिक्स दिए गए यही पढ़ने, आपको सारा कुछ नहीं करना है, जो जो दे रखे हैं टॉपिक्स वही पढ़ने हैं, और उनका वेटेज भी मैं साथ साथ आपको बताता जा रहा हूँ कौन सा टॉपिक कितने मार्क का आने वाला है। अगला जो है शब्दों की कृतवाचक संज्ञा लिखिए। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी आपको 2 मार्क में आने वाला है, 42nd और 43rd क्वेश्चन। तो दोनों आपको सॉल्व करने हैं 2 मार्क के लिए। अगला प्रश्न इस सेक्शन का, सेक्शन सी का लास्ट जो है वो है 44 और 45, जो कि आपको मिलेंगे 2 मार्क के लिए। समास पहचानना है, तो समास वाले टॉपिक को आपको करना है। समास आप पहचानेंगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएंगे 2 मार्क। तो सेक्शन सी के अंदर भी अगर हम देखें तो हमें फिर से मिल रहे हैं 18 मार्क्स। तो सेक्शन ए, बी और सी तीनों ही हमारे 18-18 मार्क्स के हैं। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं। सेक्शन डी जो है हमारा बच्चों, इसके अंदर हम देख लेते हैं क्या है। सेक्शन डी हमारा रहेगा 26 मार्क का, तो 26 मार्क, ठीक है। तो कुल मिला के हमारे 80 मार्क्स यहाँ पर पूरे होते हुए। तो पहला क्वेश्चन इसमें रहेगा, निम्नलिखित विषय पर किसी एक पर टिप्पणी लिखिए। 46 और आएगा इसमें। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे टिप्पणी वाले। तो ये क्वेश्चन आप अपनी बुक में से पर्टिकुलरली याद कर सकते हैं। 46 क्वेश्चन, 2 टॉपिक आएंगे, आपको एक के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। इसके मार्क्स आपको मिलेंगे पूरे 3 मार्क्स। अगला क्वेश्चन हमारा है, परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। अब यहाँ पर परिच्छेद यानी कि जैसे आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, वही सेम यहाँ पर पूछा जाएगा। आपको एक पैसेज दिया जाएगा हिंदी में, उसको आपको पढ़ना है और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 47 से 52 रहेंगे और ये आपको देकर जाएंगे पूरे 6 नंबर। बहुत ही आसान है, तो 6 नंबर आपको आसानी से मिल सकते हैं। अब अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न 53, जिसमें पत्र लिखना है आपको। तो 53rd क्वेश्चन के अंदर आपको पत्र लिखना है। पत्र के आपको मिलेंगे 5 नंबर और ये सारे टॉपिक्स हम आगे भी डिस्कस करेंगे। एक पेपर भी इसका सॉल्व करेंगे, यानी कि मैं आपको पेपर का एक सैंपल भी दूंगा, जिस पेपर को आप समझ सकते हैं कि ये जो सारा कुछ हमने किया कैसे वो आ रहा है। आगे देखते हैं हम। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखकर शीर्षक एवं बोध लिखिए। 54th क्वेश्चन 5 मार्क में आपको आने वाला है। कहानी लिखनी है, काफी सारी चीजें दे रखी होंगी, आउटलाइन दे रखी होगी, इसके हिसाब से आपको कहानी लिखनी है। कहानी का शीर्षक भी बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 रहेगा, 5 मार्क आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक इस पेपर का रहेगा निबंध लेखन। तो यहाँ पर 2 से 3 टॉपिक दिए गए होंगे। 55 3 बार लिखा है, देखिए तो 3 बार इसका यानी कि 3 ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं। 150 शब्दों में आपको किसी भी एक विषय पर निबंध लिखना है, जो आपको देके जाएगा पूरा 7 नंबर। तो टोटल आपके हो जाते हैं बच्चों यहाँ पर 80 मार्क्स। अब 80 मार्क्स में से अगर आप देखने जाओ ध्यान से, तो 80 में से कुछ ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 6 मार्क आप आसानी से स्कोर कर सकते हो। मैं इसको रब कर देता हूँ पहले, फिर हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीजें करनी है जिससे हम आसानी से स्कोरिंग अनुकूल कर सकें, यानी कि हम अच्छे से पास हो जाएं। अगर हम हिंदी में भी कमजोर हैं तो हिंदी में जो बच्चे कमजोर हैं वो ध्यान रखिए कि आपको करना क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, आपको लिखने की प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करनी है कि कहानी जो है वो 7 नंबर की है यहाँ पर, ठीक है। तो पहले आपको फोकस करना है इस टॉपिक के ऊपर, कहानी के ऊपर। कहानी जो 7 नंबर में पूछी जाएगी, इस कहानी के अंदर आपको सॉरी कहानी नहीं, ये हमारा है निबंध। तो निबंध को आपको ध्यान से प्रैक्टिस करनी है, जितने हो सके 4-5 निबंध घर पे लिख के देखिए और कैसे उसको लिखा जाता है अपने ही शब्दों में। तो निबंध लिखने के बारे में हम क्या कर सकते हैं, मैं यहाँ भी आपको डिटेल में बताता हूँ। निबंध जो रहेगा, तो निबंध के अंदर सबसे पहले हमको इसमें क्या करना है, सबसे पहले निबंध कोई भी टॉपिक पे आता है उसको हमें उसकी इंट्रोडक्शन देनी है, जिसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। तो पहले आप उसका इंट्रोड्यूस करिए उस टॉपिक को, कि इस टॉपिक में क्या है उसके बारे में थोड़ा लिखिए, तो एक पैराग्राफ आपका उसका बन जाएगा। फिर आपको उसी निबंध के फायदे और नुकसान, यानी कि जिस भी टॉपिक पे बात की गई है, समझिए कि मोबाइल और उसके उपयोग, या फिर मोबाइल फोन एक वरदान या अभिशाप, इस तरह का अगर टॉपिक आता है तो मोबाइल क्या होता है, पहले आपको एक पैराग्राफ में वो एक्सप्लेन करना है। फिर मोबाइल के कुछ हमें फायदे बताने हैं, तो फायदों में आप 3 से 4 पैराग्राफ भर सकते हैं कि उससे क्या क्या फायदे हमको हमें मिलते हैं। फिर उसके बाद आप लिख सकते हैं उसके नुकसान भी, कि मोबाइल का ज्यादा उपयोग करने से कौन कौन से नुकसान होते हैं। अक्सर मोबाइल एक टॉपिक ऐसा है जो आपसे काफी जुड़ा हुआ है, हम सब मोबाइल यूज करते हैं तो हमें ज्यादा पता है इसके बारे में। तो आपको ये भी बताना है कि उसके नुकसान क्या क्या है। तो वो पूरे 3 से 4 टॉपिक आप उसके अगर भरेंगे, 3 से 4 पैराग्राफ वो लिखेंगे, तो कुल मिला के आपके 7 से 8 पैराग्राफ हो जाएंगे। और लास्ट में निबंध में हमेशा याद रखिए हमें लिखना होता है कंक्लूजन, ठीक है। तो लास्ट में आपको उसका कंक्लूजन भी लिखना है, जहां पर आपको बताना है कि अंत में आप क्या समझते हैं
कि मोबाइल का उपयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, तो वो अपनी कंक्लूजन में आप लिख सकते हो। तो अगर आप इस फॉर्मेट से, यानी कि ये टॉपिक सिर्फ मोबाइल का नहीं, किसी भी तरीके का टॉपिक आता है तो उसको इसी प्रकार से आपको लिखना है। पहले उसकी हेडिंग यानी कि उसकी प्रस्तावना, उसका कंक्लूजन उसका इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर उसके कुछ फायदे लिखने हैं 2 से 3 पैराग्राफ में, फिर उसके कुछ नुकसान भी हमको बताने हैं 2 से 3 पैराग्राफ में, और इसी प्रकार उसका फिर लास्ट में हम कंक्लूजन लिखेंगे। तो निबंध अगर आप 2.5 से 3 पेज का लिख कर आते हैं तो निबंध आपको कितना लिखना है, 2.5 से 3 पेज का। और अगर आप इतना लिख के आते हैं तो आपके 5 नंबर बच्चों कहीं नहीं जाने वाले। तो 5 नंबर आसानी से आप यहाँ स्कोर कर सकते हो इसके अंदर, और 5 मार्क्स तब मिलेंगे अगर आप अच्छे से लिख के आओगे। यहाँ पर ध्यान रखना, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, पैराग्राफ वाइज लिखना है आपको, जितना हो सके उतना ज्यादा उसको साफ सुथरा, प्रेजेंटेशन भी अच्छी होनी चाहिए। ब्लैक पेन का उपयोग करिए, हेडिंग्स जो है उसको या कोट्स को डालिए ब्लैक पेन के साथ, तो उस समय आपको 5 मार्क, मैं अगर गिनूं यहाँ पर 5 भी अगर आप नहीं लेते हैं तो 4 मार्क भी अगर आपको यहाँ पर मिलते हैं बच्चों, तो दैट्स नॉट लेस, तो 4 मार्क भी काफी हैं। दूसरा टॉपिक जो इसमें आपको करना है वो है ये वाला, यानी कि कहानी लेखन। अब कहानी जो है उसकी आउटलाइन दी होती है भाई, तो कहानी, अब इसमें ऐसा नहीं होता है सर मैंने तो कहानी पढ़ी नहीं, बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, सर कहानी ये कहाँ से आई, हमको तो पता ही नहीं है। तो भाई कहानी कैसे बनाई जाती है, कहानी अपनी लैंग्वेज में आप जोड़ जोड़ के बना सकते हैं। अब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, समझिए कि आप स्कूल जा रहे हो, एक निबंध हमको लिखना है, किसी भी एक टॉपिक स्टोरी लिखनी है, कि किसी कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, तो उसमें आप किसी भी घटना को, जैसे मूवीज आप देखते हो तो कैसे एक ही टॉपिक के ऊपर वो पूरा एपिसोड खत्म कर देते हैं, या सीरियल वाले, या फिर पिक्चर बन जाती है एक छोटे से टॉपिक के ऊपर। तो उसी प्रकार से आप उस कहानी को अपनी लैंग्वेज में जोड़ जोड़ कर लंबा कर सकते हैं। कहानी का कोई वो प्रारूप नहीं है कि भाई आपको इसी प्रकार से लिखना है, आपने ये क्यों लिखा, ये सही लिखा, ये गलत लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी हिंदी सही होनी चाहिए, आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, मात्रा मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए, आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है, राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, और जितना हो सके प्रेजेंटेशन अच्छा लिखिए, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटने वाले। आपको करना क्या है, सिर्फ ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप ये करते हैं तो आपकी स्टोरी जो है उसके अंदर भी आपके 5 मार्क्स है। मैं मिनिमम मार्क्स गिन रहा हूँ कि 5 में से 3 तो आपको मिलेंगे, क्योंकि उसकी आउटलाइन तो ऑलरेडी दी हुई है, आपको उसको पढ़ना है और फिर अपने शब्दों में बातें बनानी है। बोलते हैं ना जिसको, आजकल के बच्चे तो वो होशियार होते हैं बहाने बनाने में, बातें बनाने में, तो वही आपको बनानी है। आजकल छोटे छोटे बच्चे जो है वो भी बातें खूब बना लेते हैं, तो आप तो 10वीं में है तो आराम से हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन जो आप इसमें करने वाले हैं वो है पत्र। ठीक है, पत्र आपको देखा जाएगा 5, और मैं इसमें आपके सिर्फ 5 में से 3 ही नंबर गिनता हूं। अब इसको आपको कैसे करना है, कोई भी टॉपिक के ऊपर अगर आपको पत्र दिया गया है तो उसमें आपको करना क्या है, पहले तो उसका फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि लिखा कैसे जाता है। ठीक है, तो आपको लिखना है एड्रेस, फिर भेजने वाले का एड्रेस पहले ऊपर, फिर उसके नीचे आएगा जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस डेट के साथ, फिर बाद में आपको सब्जेक्ट भी लिखना है कि किस विषय पे आप लिख रहे हो, फिर उसके बारे में उसके अंदर का पार्ट जो रहता है उसमें आपको 2 से 3 छोटे छोटे पैराग्राफ्स के अंदर आपको अपने लेटर को एलेबोरेट करना होता है, समझाना होता है कि आप किस विषय पे बात करना चाह रहे हैं। अंत में फिर जिससे भी आप बात कर रहे हैं उसके हिसाब से उनको अपना धन्यवाद, ठीक है, आप बड़े हैं तो उस हिसाब से लिखिए, और अगर आप छोटे हैं तो उसके हिसाब से लिखिए। तो यहाँ पर अगर आप फॉर्मेट से अगर अच्छे से लिखेंगे और मेरी वही बातों का ध्यान रखोगे, क्या, पहला, हैंडराइटिंग एकदम साफ सुथरी होनी चाहिए। दूसरा, मात्राओं का मिस्टेक ना हो इसका खास ध्यान रखिए, धीरे धीरे लिखिए। तीसरा, ब्लैक पेन का यूज करके अच्छे हेडिंग पॉइंट्स दीजिए, और उसके अंदर आप जितना हो सके पैराग्राफ वाइज लिखिए। अगर आप पैराग्राफ वाइज नहीं लिखते हैं तो ये आपका एक माइनस पॉइंट रहता है, जिस वजह से आपके मार्क्स कटने ज्यादा है। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम करना चाहें तो और क्या किया जाए, इसके बाद ये 6 नंबर का भाई परिच्छेद है। तो भाई यहां मैं सोचूंगा कि एक भी नंबर हमारा कटना नहीं चाहिए, क्योंकि परिच्छेद एक ऐसी चीज है, एक पैराग्राफ है जो ऑलरेडी दिया हुआ है। अब दी हुई चीज को आपको पढ़ना है और उसी के उत्तर लिखने हैं। अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से फिर आपको 10th में पास होने में बहुत मुश्किल होने वाली है। तो ऐसे में आपको ये 6 नंबर का जो पैसेज है, ये जो कंप्रीहेंशन पैसेज दिया जाएगा, परिच्छेद गद्यांश जो भी, इसको आपको जितना हो सके अच्छे से पढ़ना है। अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है, इसको 2 से 3 बार पढ़िए। मुख्य पॉइंट, इसके जो मेन पॉइंट्स उसको अंडरलाइन कीजिए, फिर क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन के हिसाब से उन मेन पॉइंट्स पे आपको आंसर मिल जाएगा, तो फिर से दोबारा पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। और वो मेन आंसर है उसको सेंटेंस के हिसाब से, पूरे सेंटेंस के साथ लिख दीजिए। अगर आपको ऐसा लगे कि भाई इसका आंसर मेरे को इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि इस लाइन में आएगा कि पिछली में आएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप उन दोनों लाइनों को लिख दीजिए जहां पे आपका आंसर है, लेकिन आप श्योर नहीं हो कि यही आंसर है, तो एक लाइन उसके पीछे की और एक लाइन उसके आगे की जरूर लिख दीजिए। तो इससे क्या गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। तो बच्चों ये हमने सेक्शन डी देखा। अब इसमें ये क्वेश्चन जो है सेक्शन डी के अंदर, ये भी आपको करना है टिप्पणी। अब टिप्पणी के कुछ विषय समाचार पत्र वगैरह आपकी बुक के अंदर दे रखे हैं, टेलीविजन, समाचार पत्र, ऐसे कुछ
गिने चुने ही ऐसे टॉपिक हैं, अगर आप वो पढ़ लेते हो 3 मार्क का है तो 2 मार्क आपके आसानी से आ जाएंगे, लेकिन आपको पढ़ लेना है ये टॉपिक कैसे लिखा जाता है, क्या है ये। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो यहाँ पर आपके इतने मार्क्स बन ही जाएंगे। अब मैं इन मार्क्स को एक बार जोड़ लेता हूँ, कितने मार्क्स हमारे बन रहे हैं। 4 3 7 3 10 और ये 8 18, तो 18 मार्क्स। तो ऑलमोस्ट हम 20% क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि 8 दूनी 16 होता है, तो 18 मार्क्स पे हम पहुंच गए। अभी हमें चाहिए सिर्फ 9 नंबर और। अब 9 नंबर के लिए हम क्या करें। अब 9 नंबर के लिए देखिए ये ग्रामेटिकल पोर्शन है। अब ग्रामर के अंदर ऐसा होता है, व्याकरण के अंदर, कि देखिए विरोधी शब्द कई बार आते हैं, दो में से हमको भी एक विरोधी शब्द आ गया, ऑटोमेटिकली आ जाता है जो आपने पढ़ा होता है, ठीक है। इसके बाद पर्यायवाची शब्द जो है, यहाँ पर 1 नंबर आपको यहाँ भी मिल गया, किसी भी वजह से दोनों में से एक अच्छे से आ गया। अब आपने बाकी टॉपिक्स जो हैं उनमें चलो ठीक है आपको समझ में आया नहीं आया, बट मैं ओवरऑल गिनता हूँ कि भाई 1 से 2 नंबर और आप यहाँ पर गिन लीजिए। 2 नंबर आपके, बाकी बहुत सारे क्वेश्चन 18 है, 18 में से अगर आप 4 मार्क्स स्कोर करते हो, यानी कि कुछ गिने चुने टॉपिक्स को भी पढ़कर जाते हो, तो 18 और 4 मिलाकर आपके यहाँ पर हो जाते हैं 22 मार्क। अब हम रहे सिर्फ 5 मार्क दूर अपने लक्ष्य से। अब इसके लिए हमारे पास 2 विभाग अभी पड़े हैं, यानी कि 18 दूना 36 नंबर का भी हमारे पास पेपर बाकी पड़ा है। इसमें क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर फिर से सेक्शन बी जो है उसके अंदर फिर से वही दिया गया है, हेतुलक्षी प्रश्न है, फिर एक वाक्य में। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है, आपको कहानियां याद रखनी है, आपको लर्न नहीं करना है चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स की, कौन सा क्वेश्चन मेरे को आना चाहिए, कौन सा नहीं आना चाहिए। आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है अपने स्टोरी का। अगर आपको स्टोरी पता है तो उस स्टोरी में से आप उस क्वेश्चन को रीड करके उससे रिलेटेड जो चीज, अगर आपको डायरेक्ट आंसर समझ में आ गया, हाँ भी इसका आंसर ये होना चाहिए, तो फिर वही लिखिए। लेकिन अगर बाय द वे आपको आंसर का क्लियरिफिकेशन नहीं है कि भाई यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए, तो उस सिचुएशन के अंदर आप उस स्टोरी में से रिलेटेड टॉपिक जो भी समझ में आ रहा है आपको लिख के आइए। तो ओवरऑल आप ये देखिए सारे क्वेश्चन आंसर्स टाइप क्वेश्चन ही हैं इसमें, यानी कि क्वेश्चन आंसर ही है सब। तो प्रश्न उत्तर 18 मार्क है, मैं ज्यादा नहीं गिनता हूँ, इसमें से आपके 3 नंबर तो मैं गिन ही लेता हूँ, कि आप अगर लिख के आते हो सारा तो सब में आधा आधा नंबर भी देखिए, एक ये बड़ा आंसर है, आधा नंबर भी आप गिनोगे तो आधा आधा 1, और यहाँ पर भी आपके देखिए आधा आधा 1 1.5 और ये 2.5 2.5 से 3 नंबर आपके फिर से यहाँ पर बन जाते हैं, अगर आप अटेंड करके आते हो तो भी। यानी कि आपने सही लिखा गलत लिखा वो बात की बात है, लेकिन आपने कॉन्फिडेंटली अच्छे से उसको साफ सुथरी लैंग्वेज में, जैसे मैंने बताया कि भी अच्छे से लिखा और रिलेटेड टू द स्टोरी लिखा, तो आपको यहाँ पर 18 में से 3 नंबर स्कोर करना तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं रहेगा। और सेम सिचुएशन में यहाँ पर भी करता हूँ आपके सामने 3 नंबर, तो 22 और 6 28 नंबर बच्चों हमारे हो जाते हैं। तो ये हमारा मिनिमम स्कोर मैंने गिना, देखिए मिनिमम स्कोर। अभी आपको ऐसा तो है नहीं कि भाई आप पढ़ोगे नहीं, अभी आपके पास आज एग्जाम देके आप जैसे ही साइंस का पेपर देके कंप्लीट करके आते हो घर पे, उसके बाद आपके पास काफी समय बचेगा। आज का दिन है, कल का पूरा रविवार का पूरा दिन है, और परसों सुबह 10 बजे एग्जाम है आपका तो काफी समय आपके पास। तो ये सारे टॉपिक्स में से आप कुछ भी तैयार करोगे, तो मैंने तो 28 दिया बच्चों, आपको इसमें से 40 मार्क्स आसानी से आप स्कोर कर सकते हो। अब हम इसी से जुड़ा हुआ एक पेपर भी देख लेते हैं कि पेपर कैसा आने वाला है डिटेल में।